हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीटी 365 की एनवायरनमेंट की लेसन। ओके, तो कुछ लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इसके आपका जो आर्ट एंड कल्चर का भी आ गया है, तो उसकी मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके साथ ही आपका आईआर का भी लेसन स्टार्ट हो चुका है, 2 लेसन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो वो भी देखिए साइड बाय साइड सब देखते रहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही टाइम पे आप पढ़ते रहोगे, जैसे इन्वायरमेंट को आप पूरा पढ़ते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिफ्रेश होते रहिए, थोड़ा आईआर पढ़ लीजिए, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लीजिए, थोड़ा इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा ना, तो आपका 1 महीने के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से माइंड में रिफ्रेश होकर फिट भी हो जाएगा। तो कुछ लेसन हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो कुछ टॉपिक यानी गज यात्रा हम लोग देखे थे जो एलिफेंट के लिए थी। उसके बाद ये आपका न्यू एलिफेंट रिजर्व भी देखे थे। एक बार और रिफ्रेश करा देती हूँ। चलिए न्यू एलिफेंट रिजर्व से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारी टॉपिक हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एलिफेंट कंजर्वेशन देखते हैं। ओके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों याद रखना है, लायन भी, आपको चीता भी, साथ में टाइगर भी और एलिफेंट भी, यानी चारों कंजर्वेशन आपको हमेशा याद रखना है। ये चारों इस बार क्या क्या हुआ था, इससे क्या क्या आपको किस किस जगह से कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसको ट्रांसफ़र किया गया था। एशियाटिक लाइन हो गई, अफ्रीकन लाइन हो गई, हम लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, तो वो सब अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में यही सारी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना ना भूलिए, वहाँ पे आपकी इकॉनमी की लेसन चल रही है और पॉलिटी इंग्लिश में चल रही है। बहुत जल्द ये सारी लेसन भी इंग्लिश में वहाँ पे अपलोड करूँगी, लेकिन मैं एक एक करके करूँगी। वहाँ पे आप पहले इकॉनमी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी इस बार आप देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना फोकस करके, क्योंकि इकॉनमिक सर्वे नहीं आई है। इकॉनमिक सर्वे से प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस कैच होते थे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है एनालिसिस के क्वेश्चन उसी से बन जाते थे। लेकिन इस बार इकॉनमिक सर्वे तो आई नहीं है, तो आपको होली डिपेंडेंट होना होगा पीटी 365 इकॉनमी में, तो उसको अच्छे से पढ़िए। इसलिए मैं एक एक टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ और डिटेल में बता रही हूँ, बैकग्राउंड जाके आपको स्टैटिक नॉलेज भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका इकॉनमिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट सके। ओके, तो आराम आराम से पढ़िए, आपको सारी रिसोर्सेज यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये रिसोर्स पॉइंट ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट कंजर्वेशन में गज यात्रा, ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। और ये आपका लॉन्च हुआ था कब, जब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ये आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे के ओकेजन में इसको यहाँ पे लाया गया था। साथ ही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के साथ इसको लॉन्च किया गया था। दोनों एनजीओ है और दोनों टूरा से है, जो कि गारो हिल्स मेघालय में होती है। और ये आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया था गारो हिल्स में, और यहाँ पे पीपल्स इनिशिएटिव थी, जिसमें कि कम्युनिटी फॉरेस्ट के लोग थे और ह्यूमन एलिफेंट हार्मनी को बढ़ाने के लिए एनिमल जैसे कि आपका होलक गिबॉन हो गए, उनको कंजर्व करने के लिए लाया गया था। तो छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन छोटी छोटी न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है कभी कभी। और न्यू एलिफेंट रिजर्व्स देखते हैं। तो रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सिंगफॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए एलिफेंट रिजर्व, और जो हमारे कंट्री में 30th रिजर्व्स हो गई एलिफेंट के लिए। ओके, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व जो है एक ह्यूज ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे अबापुर रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जो कि आसाम में है। कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग नागालैंड में देख लेते हैं, जैसे कि इंटाकी नेशनल पार्क हो गए, पुलिब्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, रंगाफर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। लेकिन अब देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक एलिफेंट कंजर्व को करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। तो एलिफेंट जो है एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है, और ये हमारे इंडेंजर्ड है, यानी आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड है। ये हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत, और यहाँ पे स्केड्यूल फर्स्ट में रखा गया, अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है साइट्स के। और कोलकाता में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एलिफेंट है, उसके बाद आप असम में देखोगे, फिर केरल में देखोगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जाता है सिमिलर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गई। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 1992 में, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी ऑब्जेक्टिव थी कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट और कॉरिडोर को भी प्रोटेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे जितनी भी मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे इशू को यहाँ पे देखना है, और जितने भी एलिफेंट है उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना है। एलिफेंट रिजर्व जो है इस्टेब्लिश किया जाता है हर एक स्टेट में, और ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स को लेके। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होती है, देखिए आपके घर में भी कॉरिडोर है, हमारे घर में भी कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर होती है जहाँ पे हम लोग टहलते वहलते भी है, और रूम वगैरह से ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से कॉरिडोर भी बनाई जाती है एलिफेंट्स के लिए, जहाँ पे वो टहल सकते हैं। अब एलिफेंट कहीं एक जगह बैठ तो नहीं सकते ना, उनको टहलना भी ज़रूरी होता है, ऑब्वियस सब कुछ ज़रूरी होता है। तो इसलिए एलिफेंट जो है टहलते हैं, यही आपका नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जहाँ पे एलिफेंट को अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये 100 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर हमारे इंडिया में अब तक है।
इलीगल जो एलिफेंट की किलिंग होती है उसके लिए भी एक मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम है जो कि 2003 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के तहत थी, यानी कॉप हम लोग जिसको कहते हैं। और यहाँ पे साइट्स के थ्रू इसको रिजोल्यूशंस लिया गया था, यानी कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा पे है। ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस था, जो कि जितने भी इलीगल किलिंग हो रहे हैं ना, यानी एलिफेंट को बहुत तरीके से मारा जाता है उनकी इवॉरी के लिए, जो लंबे लंबे दांत होते हैं उनका बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और उससे बहुत ज़्यादा मनी भी कैच हो पाती है, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी एलिफेंट्स को यहाँ पे मारा जाता है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ट्रैक हो पाते हैं। अफ्रीका और एशिया में मेनली बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कंजर्व ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एशियन एलिफेंट अलायंस भी है, जो कि जुलाई 2015 में थी लंदन यूके में। ये एक अम्ब्रेला है 5 NGO की। इसमें 5 NGO मिलकर ये एशियन एलिफेंट एलियंस चलाते हैं, जो कि एलिफेंट फैमिली है, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर है, IUCN नीदरलैंड है और वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट है। साथ ही साथ ये इसमें वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है। इसका एम है कि जो भी आपके वाइल्ड एलिफेंट का जो इंडिया में फीचर्स है ना उसको सिक्योर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड की जो वाइल्ड एनिमल एशियन एलिफेंट है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। ये तो रही एलिफेंट की बातें। अब आते हैं राइनोज, एशियन राइनोज, यानी रिसेंटली आप देखोगे सेकंड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ जो है, तो कहाँ कहाँ राइनो पाई जाती है ये आप देख लो, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ पे राइनोज होती है। और ये आपका मीटिंग हुआ था सेकंड, और ये साइन किया गया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस के थ्रू, और ये आपका एशियन राइनस 2019 की है। अब इस डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें हुई थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, और जो भी आपके ग्रेटर 1 हॉर्न जो राइनोज होते हैं उनके पॉपुलेशन को कंजर्व करना है। जावान्स और सुमात्रांस राइनो, जो आपका 3 स्पीसीज़ है राइनो का, एक 1 हॉर्न होते हैं, एक जावान होते हैं, एक सुमात्राज होते हैं। तो हर 4 साल में इस तरीके का आपका जॉइंट एक्शन लिया जाता है जिसके थ्रू इनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। जो डिक्लेरेशन है ना ये स्ट्रैटेजिक एक्शंस के साथ यहाँ पे आती है, जिसमें कि ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशंस देखने को मिलता है। इंडिया, नेपाल, भूटान 1 हॉर्न के लिए 1 हॉर्न राइनो आपके इंडिया, नेपाल, भूटान में है। इंगेजमेंट आपका लोकल कम्युनिटीज़ का देखना पड़ता है। इनिशिएटिव लिया जाता है जिसमें कि जितने भी क्लाइमेट चेंज से इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी यहाँ पे देखा जाता है। और नेचुरल और कंजर्वेटिव ब्रीडिंग भी सुमात्रा राइनोज के लिए यहाँ पे बात की जाती है। कुछ हम लोग रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जावान और सुमात्रा राइनोज है ना वो करेंटली यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो सुमात्रा राइनो है ना वो सबसे छोटे राइनोज होते हैं जितने भी राइनो के स्पेसीज़ हैं, और जो ओनली एशियन राइनोज है ना उनके पास 2 हॉर्न्स होते हैं, और ये अभी भी मलेशिया में एक्सटेंड कर रहे हैं। जो ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज होते हैं ना, 1 हॉर्न राइनोज और इंडियन राइनोज को कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया में पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट है सारे राइनो स्पेसीज से, और ये कॉमनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में। अगर इंडिया की बात करें तो ये आसाम में पाया जाता है। आप सबको ही पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क, पोविटोरा नेशनल पार्क, और उसके बाद औरांग और लौखवा नेशनल पार्क। तो ये सारी जगह पे आपको 1 राइनो हॉर्स देखने को मिलते हैं। ये वल्नरेबल है। अगर हम लोग बात करें 1 हॉर्न राइनोज की तो ये वल्नरेबल है, लेकिन वही जवान और सुमात्रास की बात करेंगे तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये हमारे शेड्यूल 1 जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको रखा गया है, और इसमें बचाया जाता है पोचिंग करने से, लिए हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शंस होती है फ्लडिंग वगैरह से, इनको काफ़ी बचाया जाता है। इंडियन राइनो विजन्स अगर 2020 की देखें तो इसमें असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है जो कि एक एक्टिव पार्टनर देखने को मिलती है, और ये वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसको सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ पे इसका एम है कि जो नंबर है राइनोज की उसको बढ़ाना है, और लॉन्ग टर्म विएबिलिटी यहाँ पे रखना है। जो भी 1 हॉर्न राइनो पॉपुलेशन है तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने के लिए 1 हॉर्न राइनोज को, तो इनके पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके रखना है। जो गवर्नमेंट ऑफ असम है वो यहाँ पे स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स रेज करती है, और जो लोग यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के अगल बगल रहते हैं उनको। अब तो ये सारी चीज़ देख लिए, अब आते हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में। ये हर साल न्यूज़ में रहती है। ओके, क्यों देख लेते हैं, क्योंकि एक स्टडी अभी रिसेंटली किया गया है जिसमें कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है। 1969 में आप देखोगे तो 1260 थी, वहीं 2018 की बात करें तो मात्र 200 बच गई है। तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसको अडियोटिस निग्रिसेप्स कहते हैं, इनकी साइंटिफिक नेम है। ओके, तो ये आपका हेवीएस्ट बर्ड में आता है, सबसे बड़ी और सबसे भारी बर्ड है, और ये हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है इनकी इस तरीके से, और इनकी लॉन्ग लेग होती है, जैसे ऑस्ट्रिच की होती है ना वैसे ही इनकी लॉन्ग लेग होती है,
और हैबिटाट आप देखोगे तो कहाँ कहाँ रहती है, ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में। ओपन कंट्री में रहती है जहाँ पे थॉर्न स्क्रब होते हैं, टॉल ग्रासेस होती है और कल्टीवेशंस होती है। ये इरीगेटेड एरिया में रहना अवॉइड करती है, यानी जहाँ ज़्यादा सिंचाई होती है वहाँ पे आपको बस्टर्ड जो बर्ड है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये इंडेमिक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है और सेंट्रल एशिया में भी पाई जाती है, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में भी। अगर आज के डेट में देखेंगे तो ये 6 स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में। तो कहाँ कहाँ है ये आपको याद रखना होगा। प्रोटेक्शन किस किस तौर पे किया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1972 का है उसके शेड्यूल 1 में है, और IUCN की अगर रेड लिस्ट देखोगे तो ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई। यहाँ पे इसको साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। और बस्टर्ड स्पेसीज इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, लेसर फ्लोरिकन पाए जाते हैं, बंगाल फ्लोरिकन, होबारा, और ये सब आपके बस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये माइग्रेटिंग स्पेसीज भी होते हैं। अगर इकोसिस्टम के लिए देखें तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक इंडिकेटर स्पेसीज है ग्रासलैंड हैबिटाट के लिए, और ये डिसअपियर होते हैं इन्वायरमेंट से जहाँ पे इनको रखा जाता है। एक बार स्पेसीज इनकी डिसअपियर हो गई, लॉस हो गई, तो यहाँ पे कोई भी अदर स्पेसीज नहीं है जो इनको रिप्लेस कर पाएगा। ओके, तो ये पूरी तरीके से इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगी जो ग्रासलैंड के तौर पर है। ये क्रिटिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी अफेक्ट करती है, साथ ही साथ ब्लैक बक को भी और वॉब्स को भी, जो इनके हैबिटाट को भी शेयर करते हैं। कंजर्वेशन स्टेप आप देखोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इनको गोडावन भी कहते हैं, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ओके, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान की स्टेट बर्ड है। ये एक मात्र स्पेसीज है आपका जो कि रिकवरी प्रोग्राम में है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के थ्रू चलता आ रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में है। ओके, तो बस्टर्ड के लिए क्या रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि जितनी भी लोकल लाइवलीहुड है ना बस्टर्ड कंजर्वेशन के लिए, उनको लिंक करना चाहिए। कंजर्वेशन इफेक्टिव हो, गाइडलाइंस जो है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिनके थ्रू जितनी भी ब्रीडिंग एरिया है वो यहाँ पे फाइंड कर पाए बस्टर्ड के लिए, और उनको इन वॉयलेट कर पाए जो भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो रही है। गाइडलाइंस जो है वो सजेस्ट करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है जिस एरिया में बस्टर्ड रहते हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लैंड यूज डाइवर्शंस होना चाहिए, रोड के लिए हाई टेंशन से इलेक्ट्रिक पोल्स होनी चाहिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, और वाइल्ड पावर जनरेटर और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर हम लोग देखें कि कन्वेंशंस जो कि इस तरीके के माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, तो वो है बॉर्न कन्वेंशन। ये एक तरीके का मात्र कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में है, और ये जितनी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि आप सस्टेनेबल यूज़ कर सको माइग्रेटरी एनिमल को या फिर कंजर्व कर सको, ये सारी चीज़ें बॉर्न कन्वेंशन के अंदर में रखा गया है। इसकी 2 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स फर्स्ट और अपेंडिक्स सेकेंड। तो अपेंडिक्स फर्स्ट में यहाँ पे माइग्रेटरी स्पेसीज है जो कि एक्सटेंशन हो रही है, ख़त्म हो रही है, उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स है जिसको ज़रूरत है और यहाँ पे बेनिफिट लेती है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से। ओके, तो ये सारी बातें रह गई। अब देखेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सुंदरबन में सैलिनिटी राइज हो रही है, यानी नमक की मात्रा जो वाटर में होती है, ओशन में होती है, वो यहाँ पे बढ़ रही है। और ये सुंदरबन हमारे इंडिया में ही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि गंगा की जो रिवर डॉल्फिन है ना, गैंगस डॉल्फिन जिसको हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है इस सैलिनिटी को इंक्रीज़ होने के कारण। तो अब कुछ बेसिक देखते हैं कि गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। ये हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रीजन में होती है और कर्णपोली सुंगू रिवर में होती है जो कि नेपाल में है। तो 3 कंट्री है जहाँ पे आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। एक आपको देखने को मिलेगा कि यांगसे रिवर जो चाइना में है, और उसके बाद भूलान, यहाँ पे यांगसे रिवर में आपकी बैजी पाई जाती है। भूलान जो है आपके पाकिस्तान के इंडस रिवर में पाई जाती है। बोटो जो है वो आपके लैटिन अमेरिका के अमेजोन रिवर में पाई जाती है। ओके, तो ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, याद रखना है। उसके बाद ये गैंगेटिक डॉल्फिन, ये गैंगेटिक डॉल्फिन आपके सिर्फ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में। फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है आपकी चाइना, पाकिस्तान और लैटिन अमेरिका में। ये आपकी रिवराइन इनहैबिट है, यानी ये वाटर में ही रहती है और ये ब्रैकिश वाटर में ही ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन ये सी में कभी इंटर नहीं करती है। एक लॉन्ग थीन स्नॉट होती है और राउंड बेली होती है, लार्ज फ्लीपर्स होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। और ये एक मैमल है, ओके, स्तनधारी ये स्पेशीज़ है। ये ब्रीथ वाटर में कभी ब्रीथ नहीं लेती, ब्रीथ लेने के लिए हमेशा बाहर आती है और फू फू करके ये आवाज़ देती है, जिसको कि इसलिए इसको सूसू भी कहते हैं। ओके, बाहर आने के लिए जो ये ऑक्सीजन इनहेल करती है ना, तो सूसू वाली आवाज़ भी आती है, तो इसलिए इनको सूसू एनिमल भी कहा जाता है। और ये आपका हर एक 30 to 120 सेकेंड्स के लिए ये बाहर आती है।
कंजर्वेशन स्टेटस अगर आप देखोगे तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और ये ग्रांट किया गया है नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी और ये 2017 में दी गई थी। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत देखें तो शेड्यूल 1 में आती है और ये इंडेंजर्ड है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, एक आप A4 साइड शीट ले लीजिए, जितनी भी स्पेसीज इस इन्वायरमेंट वाली जो PT 365 है उस स्पेसीज का नाम लिख के आप सामने लिख लो कि IUCN की रेड लिस्ट में उनकी क्या पोजीशन है, क्या कैटेगरी है, क्योंकि आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको याद हो पाएगा। ऐसे अगर आप सब कुछ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन आप साइड में रखो, मैं कन्फ्यूजन दूर कराने के लिए बता रही हूँ कि आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ, बाकी आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जाम में कैसे पास करनी है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, मैं आपकी जगह पे नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं बता रही हूँ काफ़ी एनिमल्स है इस बार और काफ़ी IUCN रेड लिस्ट आपका हर एक साल निकलता है हर एक एनिमल्स का, तो वो भी आपको बना के मेंटेन करके चलना होगा। ओके, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अगर आप देखोगे सेंचुरी जो कि बिहार में है और ये इंडिया का मात्र एक सेंचुरी है जहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। उसके बाद इसको साइट्स में इंक्लूड किया गया है और ये अपेंडिक्स 1 है। जो डॉल्फिन की प्रेजेंस है ना वो रिवर सिस्टम में है, जो कि एक हेल्दी इकोसिस्टम बना के रखती है इनके प्रेजेंस के कारण। रिवर डॉल्फिन जो है एक एपेक्स है आपकी एक्वेटिक फूड चेन में और ये आपके एडिक्वेट नंबर में प्रेजेंस है आज की डेट में। कंजर्वेशन एफर्ट्स देखिए कि क्या क्या इनको बचाने के लिए एफर्ट्स लगाया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है गैंगेटिक डॉल्फिन 2010 से लेकर 20 यानी 10 साल के लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन इस तरीके के कंजर्वेशन प्लान में दी गई है, तो सबसे पहला दिया गया है कि जो पोटेंशियल साइट्स हैं यानी जितने भी इंटेंस डॉल्फिन कंजर्वेशन है वो यहाँ पे डिमार्केटेड होना चाहिए। साथ ही स्टेट को गैंगेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशंस को जानना चाहिए और उनके रीजनल डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर बनाना चाहिए। जो नायलन का यूज़ होता है ना फिशिंग गिल नेट के लिए उसको बैन करना चाहिए और क्रिटिकल वाटर फ्लो होनी चाहिए और मिनिमम डेप्थ होना चाहिए। ओके, रिवर डॉल्फिन के लिए ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्शन एरिया भी होना चाहिए जो कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हो। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हमारे यहाँ से चलाया जा रहा है, जिसमें एफर्ट्स है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो रिवर गंगा बेसिन में होनी चाहिए। रिवर गंगा बेसिन यहाँ पे क्लीन होगी तो जो भी डॉल्फिन है यहाँ पे रहते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल पाएगी। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी अभी बना है पटना में और ये इंडिया की और एशिया की फर्स्ट ऐसी सेंटर है जहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाया जा रहा है, जिसको कि मजबूत किया जाएगा और हमारे इंटेंजेंट मैमल्स को यहाँ पे सेव किया जाएगा। कुछ बेसिक्स समझते हैं, जैसे कि इंडस डॉल्फिन है भूलान, ये इंडेंजर्ड है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ये ब्लाइंड होती है। सबसे मेन बात है कि ये अंधी होती है, इनको पता नहीं चलता, ये इकोलेशंस के थ्रू नेविगेट करती है। जैसे साउंड में आप देखोगे जब आप कोई खाली रूम में रहते हो जहाँ पे कोई भी सामान नहीं है तो आप एक बार कोई आवाज़ बोलते हो तो वो 2-3 बार आपको रिपीट होकर सुनाई देती है। क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी जो इको साउंड जो होती है ना वो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे ईयर्स के पास आती है और इस तरीके से हमें 2-3 बार जब तक वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाती वो वॉइस हमें रिपीटेडली सुनाई देती है। ओके, तो ये उनके साथ भी होता है कि वो ये इकोलेशंस होता है, इस तरीके से वो नेविगेट करती है, कम्युनिकेट करती है और उसके बाद वो जितनी भी प्रॉन है, कैटफिश है, कार्प है, उनको ये हंट भी करती है। ये टाइनी नहीं है और आइसोलेटेड पॉपुलेशंस है और इनमें 11 इंडिविजुअल इंडस डॉल्फिन से मात्र 5 जो है इंडिया के बेस रिवर पे है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। पंजाब जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है स्टेट एक्वेटिक एनिमल्स, यानी पंजाब में इंडस डॉल्फिन को एक स्टेट एक्वेटिक एनिमल कहा गया है। इरावड्डी डॉल्फिन ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये आपका साल्ट और फ्रेश वाटर में पाई जाती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। 3 एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर पॉपुलेशंस आप देखोगे जो कि इरावड्डी और एयरवड्डी रिवर में पाई जाती है और ये इरावड्डी रिवर आपकी म्यांमार में पाई जाती है। मेकोंग रिवर में भी है जो कि कंबोडिया, लाओस में है। उसके बाद महाकाम रिवर है जो कि इंडोनेशिया में है। इसके साथ ही बहुत स्मॉल नंबर में जो कि आपका पार्शली जो फ्रेश वाटर सोंगला लेक है ना वहाँ पे भी पाई जाती है जो कि थाईलैंड में है और इंडिया के चिल्का लेक यानी ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ ये पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बानी ग्रासलैंड। तो नोमैडिक ट्राइब्स जो मालधारी है वो अभी अभी विलेज को छोड़ दिए है जो कि बानी रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत हो रहा है। बानी ग्रासलैंड है क्या? बानी ग्रासलैंड आपका गुजरात का है और कच्छ ऑफ एरिया रन ऑफ कच्छ के बगल में। ये लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड है इंडिया का और यहाँ पे इसको हम लोग स्कार्स रेनफॉल और सेमी ड्रॉट कंडीशंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और ड्रॉट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे पूरी तरीके से
यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है वाटर स्कैरसिटी के कारण। जो बानी का लैंड है ना वो यहाँ पे ओशन क्ले के साथ यहाँ पे फॉर्म होता है और यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। साल्ट जो कि स्टार्टिंग से ही देखने को मिलती है। माइग्रेटिंग पैट्रोलिज्म है यहाँ पे, जिसमें कि आप सेंचुरी से देखोगे तो बॉर्डर जोग्राफिकल लैंडस्केप्स के साथ यहाँ पे सिंध है पाकिस्तान में, यानी सिंध इससे कनेक्ट करती है। उसके बाद बालूचिस्तान और अफगानिस्तान भी कनेक्ट करती है। बानी डिवाइडेड है आपका नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में, और ये नेशनल हाईवे से डिवाइड किया गया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ और है। नेशनल हाईवे आपका 341 से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पे 22 एथनिक कम्युनिटीज़ है जो कि इस एरिया में रहती है, जिसको कि मालधारी पैस्ट्रोलिस्ट कहते हैं। इसको हम लोग स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फेनोमेना भी कहते हैं और इसको चीरबट्टी भी कहते हैं। एक ह्यूज फ्रेश वाटर लेक है जो कि चारी धान में यहाँ लोकली प्रेजेंट है, और ये आपकी बानी ग्रासलैंड की एक आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमिनेंट फीचर्स है। अब आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे आसान बना दिया गया है। जो मैं आपको बोल रही थी वो यहाँ पे खुद टेबल यहाँ पे मुझे मिल गई। ये स्पेशीज़ है जो कि फ्लोरा और फ्रोना है, और उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। वो सारे स्पेशीज़ है जो कि अभी तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। इंडियन लेपर्ड है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन लेपर्ड आप देखोगे तो IUCN लिस्ट में ये है वल्नरेबल कैटेगरी में है, और उसके बाद हैबिटाट कहाँ है तो इंडिया में पाई जाती है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कंजर्वेशन एफर्ट क्या लगाया जा रहा है, तो राजस्थान यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है हमारे कंट्री में जो कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं। दूसरा है स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है। ओके, और यहाँ पे साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 है, स्केड्यूल में भी आपका स्केड्यूल 1 है। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू देखोगे तो ये सारे में 1 रखा जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया जा रहा है, 2009 में लॉन्च हुआ था, और ये आपका एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज है जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को यहाँ मेंटेन करने की बात की जाती है। स्नो लेपर्ड जो है आपका माउंटेनियस रीजन में रहता है, सेंट्रल और सदर्न एशिया में। ब्लैक पैंथर की बात करें तो ब्लैक पैंथर की जो IUCN रेड लिस्ट है वो भी वल्नरेबल है। ये सुंदरबन एरिया में देखने को मिलेगा, उड़ीसा और केरल में, फिर महाराष्ट्र में भी। इसको बिग कैट भी कहते हैं। नीलगिरी थार जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, स्केड्यूल 1 में है। ये तमिलनाडु में पाई जाती है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु की, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहती है। हॉक डियर और पाडा की बात करें तो ये भी इंडेंजर्ड है, और ये आपका स्मॉल पॉपुलेशंस जो है जेनेटिकली सिमिलर है, जो कि ईस्टर्न रेस हॉक डियर से जैसा दिखता है, और ये आपका केमुल लैमजो नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। कश्मीरी स्टैग की बात करें तो ये आपका स्टेट एनिमल है जो कि जम्मू कश्मीर की है, और अगर इसकी IUCN रेड लिस्ट आप देखोगे तो ये क्रिटिकल है। उसके बाद ब्लू शिप की बात करें तो इसमें भी आपका लिस्ट क्रिटिकल के लिस्ट में आती है। रेड पांडा की बात करेंगे तो ये इंडेंजर्ड है। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी लास्ट 1 ईयर की है, उससे पहले वाली भी सारी कुछ यहाँ पे दिया गया है जिसकी IUCN रेड लिस्ट क्या है। उसके बाद संघाई की बात करेंगे तो ये ब्रो एंटेल्ड डियर है और ये डांसिंग डियर है। ओके, और ये स्टेट एनिमल है संघाई आपकी मणिपुर की। स्टेट एनिमल आपको खास करके याद रखना चाहिए, और अपने अपने स्टेट का तो खास करके, अगर आप मणिपुर से बिलोंग कर रहे हो तो संघाई आपको याद होना चाहिए कि आपके यहाँ की स्टेट एनिमल है। IUCN रेड लिस्ट भी इंडेंजर्ड है इसकी। छिलसिला पॉलुपू की बात करें तो ये आपका वयानाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है जो कि केरल में पाई जाती है। रेड सैंडर्स की बात करें तो इनकी जो आपकी IUCN रेड लिस्ट है वो एंटी है। एंटी मीन्स नियर थ्रेटेंड। ओके, मैं भूल गई थी। एंटी मीन्स नियर थ्रेटेंड होती है, यानी इनकी स्पीसीज कम होने वाली है। ये आपका पाया जाता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिसियस फॉरेस्ट में, और ये आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तमिलनाडु में, और कुछ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में भी। ओके, नॉर्थ इंडियन है, यानी रोजवुड आ गई, शीशम आ गई, ये सब कुछ प्लांट भी है। तो ये आपका डी यानी इंडियन रोजवुड जो है वल्नरेबल है। डी सिसम्स जो है वो आपकी लिस्ट कंसर्न है। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी। जितनी भी एनिमल है ना वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, और जितनी भी फ्लावर्स है वो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। तो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज, तो आप इसको भी राइट डाउन करके रख लीजिए। ओके, वल्चर्स आप इंडिया में देखोगे जिसको गिद्ध भी कहते हैं, तो वल्चर्स की कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम लोग देखें तो ये आपका देखने को मिलेगा 3 तरीके की वल्चर्स है, वाइट रम्प्ड, स्लेंडर्स और इंडियन वल्चर्स। ओके, तो जो हिमालयन ग्रिफॉन है ये आपका क्लोजली रिलेटेड है इंडियन ग्रिफॉन से, जो कि नॉट इंडेंजर्ड है, लेकिन ये आपका नियर थ्रेटेंड है। ओके, उसके बाद आप अमूर फल्कन देखोगे तो अमूर फल्कन भी लिस्ट कंसर्न है। एलिफेंट बर्ड भी देखोगे तो एलिफेंट बर्ड की अगर देखें तो इसमें तो दी नहीं है, लेकिन एलिफेंट बर्ड जो है आपका एक्सटिंक्ट ग्रुप में आ रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ की बात करें तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो रेयर बर्ड है जिसको कि ईस्टर्न साइड में देखा गया है, वेस्टर्न घाट के,
श्रीलंका की है ये और इंडिया में ये माइग्रेट होकर आई होगी। सॉरस क्रेन की बात करें, यस ये स्टेट बर्ड है आपकी यूपी की और इसकी IUCN रेड लिस्ट देखोगे तो वल्नरेबल है। ओके, उसके बाद ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये उड़ीसा में रहती है और इसकी IUCN रेड लिस्ट जो है आपकी वल्नरेबल है। ओके, उसके बाद आप नदन रिवर तेरापिन की बात करें तो इसकी भी कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकल है। और फिर देखते हैं इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, इसकी भी इंडेंजर्ड है। यूरेशियन ओटर जो कि लुटरा, ये इतना आपका डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा लेकिन जो भी है वो आपको पढ़ लेना है। ओके, घड़ियाल जो है आपका क्रिटिकल है। उसके बाद गैंगिस शार्क की बात करें तो ये भी क्रिटिकल है। अरेबियन सी हम्पबैक वेल की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपका हम्पबैक वेल, क्योंकि न्यूज़ में थी, तो इंडिया, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE। ओके, काफ़ी दिया गया है इसमें, तो आप देख सकते हो इसमें आपका दिया भी है कि IUCN की कैटेगरी दिया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गई, तो एक्सटिंक्ट मीन्स कि लास्ट इंडिविजुअल जो है वो आपका डेथ हो गया उसका, यानी वो आपका जो जिससे और पॉपुलेशन बढ़ने की जो चांसेस थी वो आपकी ख़त्म हो गए, यानी लास्ट पेरेंट्स जो थे वो ख़त्म हो गए, तो इसीलिए इसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इस कैटेगरी में क्या है कि वो सारे स्पेसीज है जिसकी मेंबर सर्वाइव कर रही है कैप्टिविटी में और आर्टिफिशियली सर्वाइव कर रही है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में वो स्पीसीज आते हैं जिसकी कि 90% से ज़्यादा उनकी जो स्पीसीज है वो डिक्लाइन हो चुकी है और करंट पॉपुलेशन साइज आप देखोगे तो 50 इंडिविजुअली ही बचे, यानी 50 से भी कम जो बच्चे हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड की बात करेंगे तो बहुत हाई रिस्क है, यानी इसकी ख़त्म होने की, विलुप्त होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। करेंट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये 250 इंडिविजुअल से भी कम है। वल्नरेबल देखोगे तो वल्नरेबल में 1000 इंडिविजुअल से भी कम है और ये एक्सटेंड करने का। नियर थ्रेटन देखिए, थ्रेटन में भी आपकी जो है कि ये अब थ्रेट होने वाली है, यानी इसमें डर है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। लिस्ट कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे एक कैटेगरी है जिसमें कि वो स्पीसीज़ को रखा जाता है जो कि काफ़ी एबंडेंट है और केयरफुल असेसमेंट लेना चाहिए। डेटा डिफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट असेसमेंट जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, डेटा की कमी है। नॉट इवेल्युएटेड की मतलब है कि कैटेगरी है जो कि उस स्पेसीज़ को इसमें नहीं रखा गया है और ना ही असेस किया गया है। ओके, तो मेनली आपको पता होना चाहिए 3 चीज़, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी उस स्पेसीज़ की 50 पॉपुलेशन से भी कम है, इंडेंजर्ड यानी उस स्पेसीज़ की 250 इंडिविजुअल से भी कम है, वल्नरेबल जिसमें 1000 स्पेसीज़ से भी कम है। ओके, ये तीनों आपके माइंड में रहेगा तो आपकी जो क्लियरिटी है वो और आएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या कंजर्वेशन मेजर लिया जाता है। मेजरिंग नेचुरल कैपिटल यानी इनवीसैट इंडिया 2018 एक रिपोर्ट थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लाया गया था और ये रिवील करती है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इसकी टूल जो कि नेचुरल एसेट में है, जैसे फॉरेस्ट हो गई, फूड हो गई, क्लीन एयर हो गई, इन सभी में। और क्यों न्यूज़ में थी ये देखते हैं। जो एवरेज ग्रोथ रेट है ना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी GDP का, वो आपका 2005 से लेकर 15 तक देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो है उसमें 7 to 8% हुई है और 11 स्टेट जो यहाँ पे रजिस्टर की है उसमें नेचुरल कैपिटल जो है यानी फॉरेस्ट हो गए, फूड हो गए, क्लीन एयर है, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग की बात करें, ये मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है कि इनकम कितने हैं उनके अकाउंट को देखा जाता है, इनकम और कॉस्ट को, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है और ये आपका अप्रूव किया जाता है यूनाइटेड नेशन से और किया गया था 2012 में ही, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट भी कहते हैं। अब नेचुरल कैपिटल के बारे में समझते हैं कि नेचुरल कैपिटल में आता क्या है। इसमें नेचर के सारे एलिमेंट आते हैं जो कि कुछ अच्छे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फूड है, फूड रहेगा नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। क्लीन हवा रहेगी नहीं तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। वाटर रहेगी नहीं तो हम लोग पी नहीं पाएंगे पानी। लैंड तो चाहिए जिसमें हम लोग रह रहे हैं और मिनरल्स भी चाहिए जो कि हमारे बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैपिटल एसेट में आती है। उसके बाद कैपिटल देखें, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग क्या है, तो एक तरीके का टूल है जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग गेन करने में कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है। साथ ही इसको यूज़ किया जाता है स्टेट के इकोसिस्टम को मेज़र करने के लिए, इकोसिस्टम के फ़्लो को मेज़र करने के लिए, साथ ही साथ क्या स्टॉक है और नेचुरल रिसोर्सेज की क्या फ़्लो है हमारे इकोनॉमिक चेंजेस के रिलेशंस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीगल एंटिटी स्टेटस फॉर ऑल एनिमल। सारे एनिमल के लिए यहाँ पे लीगल एंटिटी स्टेटस दिया गया है।
तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसा किया है, जो कि इंटायर एनिमल किंगडम को, जिसमें कि एवियन भी हो, एक्वेटिक भी हो, यानी जो पानी में रहते हो, जो धरती में रहते हो, सारे एनिमल को यहाँ पे लीगल एंटिटीज़ दी गई है, यानी हमारे जैसा राइट दिया गया है। और ये उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने किया है। इंटायर जो एनिमल किंगडम है, जिसमें कि एवियन और एक्वेटिक वंस है, उनको लीगल एंटिटी जैसा डिक्लेयर किया गया है, यानी उनके पास भी डिस्टिंक्ट पर्सोना है, उनके पास भी राइट्स है, ड्यूटीज़ है, लिएबिलिटीज़ है, जैसे कि हमारे पास होती है। रोल ऑफ सिटीजन्स, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी उत्तराखंड के सिटीजन्स हैं, वहाँ पे उनको डिक्लेयर किया गया है कि जितने भी लोको पेरेंटिस हैं उनको एक ह्यूमन फेस देना है और एनिमल के प्रोटेक्शंस के लिए काम करना है। इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा, अच्छा बात क्या है, इस जजमेंट से क्या हुआ कि एक पोचर्स की जो डिटरेंट थी ना, वो यहाँ पे बाहर निकल आएगी। कंपनीज जो पॉल्यूट कर रही थी नेचुरल इन्वायरमेंट को, वो बाहर निकलेगी, और पेट्स और वाइल्ड लाइफ को जो अब्यूज़ किया जा रहा था, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, वो अब नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट 2017 में ऐसा स्टेटस लिविंग एंटिटी जो है वो गंगा और यमुना रिवर्स को दी थी। इससे क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग लिविंग एंटिटीज़ दे देते हैं तो उनकी महत्व बढ़ जाती है, हम लोग का अटेंशन उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग क्रुएल्टी नहीं करते हैं। जैसे गंगा और यमुना रिवर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो गंदा किसकी वजह से हुआ, हमारे जैसे लोग की वजह से हुई है ना। तो अगर उनको लिविंग एंटिटीज़ दे दिया जाएगा तो हम लोग उनको गंदा करने से, उन पर कचरा फेंकने से पहले हम लोग 2 बार ज़रूर सोचेंगे, और उनके सारे ट्रिब्यूटरीज को भी, स्ट्रीम्स को भी, और हर एक नेचुरल वाटर जो वहाँ से फ्लो करती है। ओके, तो गाइस आज की लेसन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर आऊँगी और एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से पढ़ाऊँगी। ओके, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना मुझे भूले, इससे मुझे मोटिवेशंस मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।